गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपना इशू ऑफ डिबेंचर को आगे बढ़ाते हैं। कल तक हमने इसका थ्योरी पोर्शन किया था और अकाउंटिंग एंट्रीज़ का हमने ट्रीटमेंट किया था कैसे होंगी। आज हम अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो कल हमने अकाउंटिंग एंट्रीज़ करी थी उसमें हमारा इशू ऑफ डिबेंचर था। एट पार की एंट्रीज़ थी, प्रीमियम की भी एंट्रीज़ थी उसमें, और एट डिस्काउंट की भी एंट्री थी। तो आज हम जो अपना क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे इशू एट प्रीमियम, क्योंकि पार का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट करा देती हूँ। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, क्योंकि पार का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, खुद कर लेना आप लोग। तो करते हैं इसका शुरू। व्हेन द जैसे हमने शेयर्स को इशू किया था प्रीमियम पे, वही सेम प्रोसीजर होगा डिबेंचर्स के केस में भी। व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट मोर देन देयर फेस वैल्यू, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रीमियम पे इशू होगा। तो जो ये प्रीमियम क्या है, जैसे मान लो 100 रुपीज़ का डिबेंचर की फेस वैल्यू और आपने इशू उसको 110 पे किया है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 10 रुपीज़ का, दैट इज़ प्रीमियम अमाउंट। तो ये क्या होता है, ये एक गेन है कंपनी के लिए। लेकिन ये गेन किस नेचर का है, हमारे प्रॉफिट और रिवेन्यू दो तरह के होते हैं, एक तो रिवेन्यू नेचर का होता है और एक कैपिटल नेचर का होता है। तो हमारा जो इशू ऑफ डिबेंचर से हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये हमारा जो प्रॉफिट है ये रिवेन्यू नेचर का नहीं है, नॉट रिवेन्यू नेचर, और ये हमारा क्या है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट। इसीलिए इस प्रॉफिट का यूज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने के लिए ही हम करेंगे। कैपिटल नेचर के राइट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जैसे कि आपने रिडम्पशन करी है, ठीक है, डिस्काउंट दिया है इशू ऑफ शेयर्स पे, प्रीमियम करी है, रिडम्पशन प्रीमियम पे करी, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप जो दोगे वो कहाँ से उठा के दोगे आपने जो अगर प्रीमियम पे अपना शेयर या डिबेंचर इशू किया हुआ है वो। कम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पहले हम क्या कहते थे शेयर्स के केसेस में शेयर प्रीमियम अकाउंट, अब हम क्या करेंगे इसको सिर्फ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ये सिर्फ ये चेंज होगा। डिबेंचर्स प्रीमियम शुड ऑल्सो बी क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हमने शेयर्स इशू करते वक्त हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते थे, प्रीमियम अमाउंट उसमें डालते थे, वही एंट्री अब हमें करनी है। अब ये अमाउंट किसका है, डिबेंचर्स का है। तो ये क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। कमिंग टू द क्वेश्चन, देखो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड है जिसने कि 2 लाख डिबेंचर्स इशू करे हैं, 8% उनकी रेट है। अब ये 8% क्या है, कूपन रेट, ये है कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब क्या है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर्स पर, आप दोगे जो इंटरेस्ट, वो क्या, उसकी रेट होगी 8%। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 500 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। किसका प्रीमियम, किसका 10% होगा, ये फेस वैल्यू का 500 का। तो 500 का आप 10% कर लो, कितना आ जाएगा, 50 रुपीज़। इसका मतलब आपका 50 रुपीज़ क्या है, प्रीमियम है, ठीक है। आगे कहता है कि पेबल एज 200 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब प्रीमियम कितना था, 50 रुपये का, इसमें हमारे 50 रुपये कौन से हैं, प्रीमियम के, ठीक है, और बचे 150 किसके हैं, एप्लीकेशन अमाउंट। इन दोनों को मिला के आपका कितना बना है, 200, दैट इज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बाकी का बैलेंस कितना बचा, देखो 500 रुपये थे, जिसमें से कि आपके 150 एप्लीकेशन में हैं, तो कितने बचे, 350। ये कहाँ जाएंगे आपके अलॉटमेंट के टाइम पे, 350 रुपये की अलॉटमेंट मंगवाई है आपने। फिर आगे बढ़ते हैं, बट एप्लीकेशन आर रिसीव्ड, अच्छा ये कहते हैं कि रिडीमेबल एट पार है आफ्टर 8 ईयर्स। एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 3 लाख, 2 की ऑफ़र करी थी, 3 की आ गई, क्या बन गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तो हमारी अलॉटमेंट कैसी होती है, प्रोराटा। अब आते हैं डिबेंचर्स एंड द अलॉटमेंट इज़ मेड ऑन द प्रोराटा बेसिस। ऑल मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज़ रिसीव्ड, कुछ भी कॉल्स इन एरियर नहीं है, सब रिसीव हो गया, कुछ भी एरियर नहीं रहेगा। रिकॉर्ड एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो हम क्वेश्चन करते हैं, देखो हमारा फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। अब पहले हम शेयर एप्लीकेशन करते थे, लेकिन अब डिबेंचर कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, 8% डिबेंचर्स। तो हमारा कितने रुपए से
अब देखो हमने ऑफ़र कितने किया था, 2 लाख, लेकिन हमें मिली कितनी एप्लीकेशन कितने के हिसाब से, 3 लाख के हिसाब से, और वैल्यू कितनी है, 200 रुपये। तो आप 3 लाख को 200 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका क्या बनेगा, क्या ये आपका बन गया 60 लाख रुपये। ठीक है, आपका ये तो आपका ये कितना बन गया, 6 करोड़ रुपीज़ आपका बन गया, 3 लाख मल्टीप्लाई 200। अब आपके सेकंड स्टेप क्या होता था, आप एप्लीकेशन मनी को उस अकाउंट में भेजते थे। शेयर एप्लीकेशन है तो आप शेयर कैपिटल में भेजते थे। अब आपका डिबेंचर एप्लीकेशन है तो आप उसको डिबेंचर अकाउंट में भेजोगे। आपकी एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और बाकी का जो एक्स्ट्रा मनी है हमारा वो हमें किस में एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में। तो देखो डिबेंचर्स में कितना जाएगा, अब शेयर एप्लीकेशन में तो कितना है हमारे पास 6 करोड़, तो हम यहाँ पूरा 6 करोड़ लिखेंगे। अब इस 6 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम, डिबेंचर में हम कितना भेजेंगे, हमने 150 रुपये की थी सिर्फ एप्लीकेशन में 50 रुपये प्रीमियम है, इसलिए वो 200 रुपये हुआ है। तो 150 सिर्फ डिबेंचर कैपिटल डिबेंचर अकाउंट में जाएगा। तो आप 150 के हिसाब से 150 को आप मल्टीप्लाई करोगे, कितने शेयर्स हैं आपके, आपने अलॉटमेंट तो कितनी करनी है, 2 की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप 2 लाख को 150 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका 3 करोड़ आप भेजोगे डिवेंचर्स में। बाकी 50 रुपये हैं जो प्रीमियम का अमाउंट है वो आप भेजोगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका बचा है वो आप कहाँ भेजोगे, अलॉटमेंट में। 2 करोड़ वो आपको अलॉटमेंट में भेजना है। अब आपको अलॉटमेंट का देखो 2 करोड़ रुपीज़ एप्लीकेशन के वक्त ही हमने एडजस्ट कर ले, जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आया था उसको हमने क्या किया कि हम अलॉटमेंट में कम मंगवा लेंगे। तो अब आपकी जो अलॉटमेंट जितने अमाउंट से ड्यू होगी, आपकी एक्चुअल रिसीव की एंट्री उतने अमाउंट से 2 करोड़ रुपए कम होगी, क्योंकि 2 करोड़ हमें अपने एप्लीकेशन के वक्त मिल गए हैं। तो अब अलॉटमेंट को ड्यू करो, कितने शेयर्स हैं हमारे, 2 लाख शेयर, 2 लाख डिवेंचर्स हैं सॉरी। तो क्या एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, 2 लाख डिवेंचर्स हैं, कितने रुपए की, 350 रुपये की अलॉटमेंट है, कितना बन गया 7 करोड़ 7 करोड़। अब रिसीव करने की एंट्री जो हम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, 2 करोड़ हमें पहले ही मिल चुके हैं फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री में हमने देखा। तो 7 में से भी 2 माइनस कर दो, कितने बचे 5, उतने से आपके अलॉटमेंट आपको एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुआ है। तो ये आपका हो गया एक सिंपल क्वेश्चन प्रीमियम का इशू करने का। अब देखो नेक्स्ट है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। वेरी सिंपल, इसमें देखो क्या होगा कि आपने बस क्या करना है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया था ना, ये आपने जब प्रीमियम पे इशू किए थे, ठीक है, आपको इनकम थी वो, तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया था। अब आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो ये आपके लिए लॉस है, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करोगे। सिर्फ इतना चेंज होगा और बाकी कोई चेंज नहीं होगा एंट्रीज़ में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ दैट दोज डिस्काउंट और लॉसेज ऑन द डिवेंचर्स, क्या बनेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तब लिखेंगे अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम से अकाउंट आपका कम रह जाता है। मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका पैसा कम है और आपको ज़्यादा और चाहिए, तो आपको बाकी बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर क्या करेंगे 2 में, टू डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। सूर्य लिमिटेड उसने 2500 डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, 15% है, 100 का ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% किसका, 100 का, इसका मतलब कितना, उसका इशू प्राइस है 90 रुपीज़, 100 उसकी फेस वैल्यू है, 90 उसका इशू प्राइस है। अब इस 90 की डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे हो रही है, 25 एप्लीकेशन पे हैं, 25 अलॉटमेंट पे हैं, 25 और 25 कितने हो गए 50, बाकी कितने बचे 40 रुपये, 90 होने में पूरे। बाकी फिर वो कहते हैं कि बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल पे मंगवाया है, इसका मतलब 40 रुपये की क्या होगा, फर्स्ट कॉल होगा हमारा। करते हैं सम शुरू। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ऑफ 2000। अब देखो इशू करी थी 2500
मिली कितनी है 2000। इसका मतलब क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है और अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन की लिमिट क्या होती है हमारी, 90% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 200 डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं उसने, एंड अलॉटमेंट वाज मेड, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, कोई भी एरियर नहीं है। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अमाउंट 8000, डिवेंचर्स को इशू करने पर एक्सपेंसेस 8000 का हुआ है। फिर डायरेक्टर्स आर डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू, मतलब कि जो एक्सपेंस हुआ है इशू का क्या है 8000, इसका 1/5, 8000 का 1/5 कितना बनेगा, 8000 का 1/5 1600, इसका मतलब 8000 का 1/5 आप राइट ऑफ करोगे। और क्या क्या राइट ऑफ करना है, एंड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, आपने जो 10 रुपये का डिस्काउंट दिया है वो भी आप, उसका भी 1/5 आप हर साल चार्ज करोगे फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ईच ईयर। ठीक है, उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट पढ़ ली हमने, हम सम शुरू करते हैं। पास जर्नल एंट्रीज एंड शो अबव अकाउंट्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा, अब हमें बैलेंस शीट भी बनानी है इसमें। तो हमें बैलेंस शीट जब बनानी है, डिस्काउंट ऑफ ये एट द टाइम ऑफ शेयर्स के, ये डिबेंचर्स की इशू पर जो डिस्काउंट है उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है हमें ध्यान रखने था, क्या था कि जो आप डिस्काउंट देते हो डिबेंचर, इस पे डिबेंचर्स पर, उसका बैलेंस शीट में जो ट्रीटमेंट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो उसमें क्या होगा कि भाई आपने जितना अमाउंट दे दिया है, जितना अमाउंट आपने डिस्काउंट दिया है वो तो आप अदर करंट असेट्स में शो करेंगे। वो आप कहाँ शो करोगे, अदर करंट असेट्स में। फॉर एग्जांपल ये देखो क्या लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है बोरोइंग्स एंड डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर लोन पीरियड, कि भी हमने जो डिस्काउंट दिया है इशू पे से डिवेंचर्स की, हम उसको पूरा साल जब तक उसकी रिडम्पशन नहीं हो जाती, उसके जितना लाइफ स्पैन है तब तक हम उसको चार्ज करते रहेंगे लोन पीरियड के दौरान। ठीक है, कैसे चार्ज करेंगे, कहता है अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ सच एक्सपेंस, जितना हमने उस टाइम चार्ज नहीं करा है उस साल, वो है अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ सच एक्सपेंस बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर current and non-current assets depending on whether the amount will be amortized in the next 12 months or thereafter। अब इसके एग्जाम्पल से समझो कि इफ़ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1,20,000 का डिस्काउंट है मान लो हमारा, और इसको रिटर्न हमने कितने साल में करना है, 6 साल में करना है। इसका मतलब उसकी रिडम्पशन 6 साल की हो गई। ठीक है, तभी उसका पीरियड 6 साल का है। तो 1,20,000 हमारा एक्सपेंस है, इसको हमने 6 साल में डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करो 6 से, कितना बनेगा 20,000 हर साल का। ठीक है, तो ये जो 20,000 है 20,000 शेल बी डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द करंट ईयर। ये 20,000 जो हमने चार्ज कर दी, तो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में 20,000 रुपये दिखा देंगे। उसकी एंट्री कैसे थी हमारी, ये जो एंट्री बनी हुई है देखो, ये हमने 2,000, ये हमारे जो 20,000 रुपये हमने यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज कर लेने उसी साल। ये हमारा पोर्शन क्या है, जो हमने चार्ज कर लिया है, इसका मतलब ये अमोर्टाइज्ड पोर्शन है। अब जो बाकी का पोर्शन बच गया, ठीक है, बाकी का पोर्शन जो बच गया है उसको हम कहते हैं अनअमोर्टाइज्ड। अब देखो 20,000 शैल बी डेबिटेड टू द P&L, फाइन। अब 20,000 shall be shown under other current assets and balance of 80,000, जो आपका 80,000 का बैलेंस बचा, shown on the other non current assets। हम इसको करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स क्यों दिखाते हैं, हमारा जो एक्सपेंस है, जो ये हमारा 20,000 आप कहोगे मैम ये एक्सपेंस है, इसको हमने असेट क्यों दिखाया है। एक्सपेंस को एसेट दिखाने का मतलब होता है क्यों और डिबेंचर का ही क्यों दिखाया है, क्योंकि डिबेंचर देखो हमने क्या है, हमने शुरू में पैसे लिए, किस लिए लिए हैं हमने पैसे,
आगे हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। और हमने डिस्काउंट दे रहे हैं उस पर, तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। और हम अब अवधि कितनी है, पूरी 10 साल या 8 साल की अवधि है, लेकिन हम उसके ऊपर जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो हर साल दे रहे हैं। तो मान लो करंट ईयर है फर्स्ट ईयर और पूरा उसकी लाइफ स्पेन है 8 साल, तो हम जो उसको हर साल डिस्काउंट देते हैं वो क्या हो रहा है कि हमने प्रीपेड एक्सपेंस ट्रीट करते हैं हम उसे, कि जो आगे आने वाले सालों में एक्सपेंस हो रहा है हम उसको पहले ही पे कर रहे हैं धीरे थोड़ा थोड़ा करके। तो प्रीपेड एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है इसको, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को। तो और हम प्रीपेड एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, एसेट साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट में। इसीलिए ये जो 20,000 है ये हमारे अदर करंट एसेट्स में बनते हैं जाके, कि हमारी करंट एसेट्स 20,000 हैं, कि हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ये 20,000 के। इसीलिए तो आपके जो यहाँ पर 1,20,000 का जो ये लॉस ऑन इशू है, इसमें से देखो 20,000 तो हमने क्या करे, हमारे जो उस साल के बने थे 20,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिए, और फिर बाकी हर 6 साल में 20,000 ही चार्ज करने हैं। तो जो उस साल के 20,000 हैं बाकी ये, वो हम अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे, क्योंकि वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। तो कितना हो गया, 40,000, 20 और 20 40, कितना बचा फिर, एक 20 में से 40 गए, 80,000। ये हमारे आगे आने वाले सालों के हैं, इसलिए बाकी के 80,000 को हम कहाँ करेंगे, नॉन करंट एसेट्स में। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि बैलेंस 80,000 का शोन अंडर द नॉन करंट एसेट्स। कमिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे कहते हैं अब इशू करने की एंट्री सेम, हमारे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,000 शेयर थे। अब देखो हमने एप्लीकेशन कितने की करी थी, 2500 की, लेकिन हमारे एक्चुअल रिसीव कितने हो पाए हैं, 2,000। यहाँ पर है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन, लास्ट जो केस था वो हमारा ओवर का था। तो हमें जितना अमाउंट एक्चुअल में रिसीव होता है डिवेंचर्स का, जितने के एक्चुअल अमाउंट से हमें पैसे मिलते हैं हम उतने की एंट्री करते हैं। पहले हमें ज़्यादा मिल रहा था तो हमने ज़्यादा वाले से करी, अब हमें अंडर में तो हमें कम ही मिला तो हम कम वाले से करेंगे। तो एक्चुअल आपको अमाउंट देखना है कि एक्चुअल मनी आपको कितने के हिसाब से मिला है। तो अभी अंडर सब्सक्रिप्शन हमें एक्चुअल मनी 2,000 के हिसाब से मिला, तो हम एंट्री भी 2,000 के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। तो 2,000 25 रुपये की एप्लीकेशन है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना गया, 50,000। अब एप्लीकेशन को डिवेंचर अकाउंट में भेजना है, रिवर्स एंड क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, एप्लीकेशन डेबिट टू डिवेंचर 50/50। अब नेक्स्ट आपको अलॉटमेंट ड्यू करनी है। आप अलॉटमेंट के वक्त ही डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो आपके शेयर्स कितने हैं, 2,000 शेयर्स हैं। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे आप, 25 रुपये की अलॉटमेंट है। सेम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने की होगी, 50,000 से 2,000 गुना 25। फिर है आपका डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, डिस्काउंट कितने रुपये का था, 10 रुपये का डिस्काउंट था। आपके 2,000 शेयर्स थे, कितना डिस्काउंट हो गया आपका, 20,000। टोटल अमाउंट अलॉटमेंट का ड्यू हो गया 70,000 से। अब आपको जब एक्चुअल अमाउंट अलॉटमेंट की रिसीव होगी तो कितनी रिसीव होगी, सिर्फ 50,000, क्योंकि तो आपका डिस्काउंट ही हो गया। तो रिसीव में बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 50/50। फिर आपका जो बाकी के जो 40 रुपये थे उससे क्या थी, कॉल मनी थी, तो कॉल मनी से ड्यू करो। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल डेबिट टू डिवेंचर्स, 2,000 शेयर्स थे, 40 रुपये की कॉल थी, 80,000 80,000। सेम आप रिसीव की एंट्री करेंगे ड्यू करने के बाद, ये हमारी रिसीव की एंट्री हो गई। उसके बाद हमारी उसने हमें क्या बोला था कि जो एक्सपेंसेस ऑन इशू हैं वो कंपनी को पे करनी है। तो एक्सपेंस ऑन इशू कितने, 8,000 गिवन आपके स्टेटमेंट में। एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000 8,000। कोई भी एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हमने एक्सपेंस को क्या किया, डेबिट किया है, और हमारा बैंक कम हुआ है इसलिए बैंक को क्या किया है, क्रेडिट किया है 8,000 से। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया था कि आप साल के एंड में जो भी आपका एक्सपेंस ऑन इशू होगा और डिस्काउंट ऑन
डिवेंचर्स पर है, उसको आप कहाँ से चार्ज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये आपके डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया था। आप अपने स्टेटमेंट में देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 ऑफ एक्सपेंस ऑन इशू, एक्सपेंसेस ऑन इशू एंड डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स। एक्सपेंसेस ऑन इशू क्या है? 8,000 है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स कितना है हमारा? 20,000 है। अब हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करना है। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस से जब चार्ज करते हो तो आपका P&L कम होता है, ठीक है। तो P&L की डेबिट साइड लिखोगे ना, तो P&L को क्या करेंगे? डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर टू एक्सपेंस ऑन इशू। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स कितना है आपका? आपने 20,000 का डिस्काउंट दिया था, 20,000 का डिस्काउंट है आपका, और उसका 1/5 करना है, तो कितना बना 1/5? 4,000। ऐसे ही आपका एक्सपेंसेस ऑन इशू है, वो 8,000 का था, तो 8,000 का 1/5 कर दिया, 1,600 बना। तो ये दोनों टोटल आ गया 5,600। अब इसकी बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट जो है वो आप ये देखो नोट्स ऑन अकाउंट में। अब कुछ नहीं, आपको यहाँ से क्या करना है, आपका ये जो जर्नल एंट्रीज है यहाँ से आप अपना जो भी आपका जितना बैलेंस है वो आपको अपनी बैलेंस शीट में डाल देना है। न्यू क्या चीज़ है इसमें देखो, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितना है? 5,600। क्यों है 5,600? ये रहा 5,600। ये आप बैलेंस शीट में भेज दो लायबिलिटीज़ की तरफ। उसके बाद ये रहा आपका 5,600। शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा आपका 5,600। अब आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी कैसे बनी? आपने डिबेंचर्स का अमाउंट आपका, फाइन। उसके बाद है नॉन करंट असेट्स। देखो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, जितना हमने डिस्काउंट दिया है और जितना आगे चल के देना है, उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। अभी हमने इलस्ट्रेशन समझी थी जो, कि जितना डिस्काउंट दिया है हमने करंट ईयर में, उसको तो हम दिखाएंगे करंट एसेट्स में, क्योंकि हमने उस साल का है हमारा। तो हमारा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स कितना होना था उस साल का? 4,000। और हमने इशू ऑफ एक्सपेंस किए थे 1,600। हमने जो भी एंट्री करी है वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो अब हमारा जो बाकी का बच गया हमारा, ठीक है, उसको हमने यहाँ दिखाएंगे नॉन करंट एसेट्स में। तो हमारा ये आ गया नॉन करंट एसेट्स में। आपका ये बैंक का बैलेंस जो है, आप ये जहाँ ये आपका जर्नल एंट्रीज में जो भी बैंक जहाँ पर भी है उसको टोटल कर लो, तो ये आपका उतना बैलेंस हो जाएगा 1,72,000। तो यहाँ से अब हमारा हो जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट का फिनिश। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप कैश के बजाय आप कुछ और चीज़ दे देते हो, मान लो एसेट्स दे दी, ये भी ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल शेयर्स जैसा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे।